हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्टेनो की स्पेशल क्लास में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जब भी आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में रहता है कि ये 100 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ना, कौन से सब्जेक्ट के, इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको कैसे कंप्लीट करना है। और ये सबसे बड़ी बात रहती है। विद इन अ मिनट मैंने आपको बता दिया कि ये जो अपनी क्लास है ना, 100 क्वेश्चंस में से हम लोग टारगेट करते हैं कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। 80 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें 77 क्वेश्चन तो अपनी यूट्यूब की क्लासेस से ही आए हुए थे। 77 क्लास क्वेश्चन जो थे 100 में से, वो किस में से आए हुए थे? अपनी क्लास से आए हुए थे। और इस बार इसीलिए मैंने अपने टारगेट को बहुत लंबा नहीं किया है, 77 में केवल 3 और जोड़ दिए हैं। यूट्यूब की क्लासेस आपकी संडे को लंबी लंबी क्लासेस ले लिया करेंगे, 3 से 4 घंटे की, तो वहां पे हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। ये क्लास आप देख रहे हो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, जहां पर आपको क्लास देखने के लिए छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड क्राउड है और वो क्राउड है जिसका टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना। यूट्यूब पर कोई भी आकर अपनी क्लास देख सकता है, क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है और टीचर को भी एनॉयड सिचुएशन में ला सकता है। बट जब आप ऐप पे आएंगे तो ऐप पे वही स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको लगता है कि इस बार उनको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार में कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज की अपनी क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपना नाम बताऊंगा, क्वालिफिकेशन बताऊंगा, आपसे पूछूंगा। इंट्रोडक्शन मतलब अपने सब्जेक्ट की सारी बातें आज क्लियर कर लेनी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, हम आपको 2 घंटे पढ़ाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में आपको कितना टाइम देना है और किस तरह से आप 80 प्लस का टारगेट बना सकते हो। गुड मॉर्निंग रवि कुमार, गुड मॉर्निंग आशिफ इकबाल, गुड मॉर्निंग त्रिवेदी जी, गुड मॉर्निंग शोभा सिंह, गुड मॉर्निंग नीतू राव, गुड मॉर्निंग ब्रजेश कुमार, गुड मॉर्निंग इमरान, गुड मॉर्निंग अमित चौहान। मेरी वजह से कोर्स लिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंतजार था अपने इस कोर्स का, तो मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी भी अपने कोर्स से नहीं जुड़े हैं उन्हें आप जोड़ने की कोशिश करिएगा, ताकि एक कंपटीशन का माहौल यहां बन सके। एक जो कंपटीशन के माहौल की हमें जरूरत है वो यहां बन सके, क्योंकि यहां अगर अच्छा माहौल बनेगा ना तो उसकी आदत पड़ जाएगी, और उसकी आदत पड़ गई तो एग्जाम में आप आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी इंग्लिश कैसी है। एक तो जवाब है वीक, ठीक है, एक जवाब आपका है एक्स्ट्रा वीक, एक आपका जवाब है इनफ, मतलब जितनी जरूरत है उतनी है। ये 3 में से कोई और जवाब आपको नहीं देना है। तो आपकी इंग्लिश कैसी है? सभी प्यारे से स्टूडेंट्स का स्वागत है। सोमपाल, ओके, सोनमपाल सॉरी, उमेश, ओके, यस, एग्जैक्टली 80 प्लस लेके आएंगे। ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना, इससे डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि अगर ये गिरेगा तो मेरे ऊपर गिरेगा। आप तो घर में बैठे हैं। हाँ, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लास्ट टाइम आपको याद होगा अपनी यूट्यूब की क्लासेस से 77 क्वेश्चन अपनी क्लास से आए थे। 100 में से 77 क्लासेस क्वेश्चंस, ठीक है। मॉडरेट है, अच्छा। आपकी इंग्लिश 0 है, अच्छा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। क्या आपके पास पेन और कॉपी है? बेसिक नॉलेज है? अगर आपको ABCD पता है ना, तो भैया इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है। इतना पता है ना, बाकी हम आपको सिखा देंगे। ये तो सबको आता है ना, A से Z तक सब कुछ आता है ना। इंग्लिश वीक नहीं है, बट सर कंपटीशन वाली इंग्लिश नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। एवरेज है। सबसे पहले तो आप ये मान के मत चलना कि आप सर की क्लास में पढ़ रहे हो, आप ये मान के चलो कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की क्लास में हो, ठीक है। वहां पे आप अपनी हर बात पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में आए सारी बातें पूछ सकते हो। यहां मैं आपको सिखाने समझाने के अलावा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हूं। आज अगर आपकी एज 20 साल है ना और आपकी प्रॉब्लम छोटी है, तो कल आपकी एज 21 साल होगी, आपकी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाएगी। जब आप छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके तो बड़ी प्रॉब्लम आपसे कभी सॉल्व नहीं होगी। वी मोटिवेटेड, वी पॉजिटिव, इंग्लिश आपकी बहुत आसान होगी। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप उन चीजों के बारे में जानते हो? अच्छा, एक वर्ड मैं यूज करूं अगर इंग्लिश में, मैं सिंपल से आपको बोलूं, नाउन इन अपोजिशन, क्या आप जानते हो? क्योंकि स्टेनोग्राफर में पिछली बार 4 क्वेश्चन मिले थे इसके। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये, कोई रूल नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसके 4 क्वेश्चन आ गए और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। नाउन इन अपोजिशन क्या है? क्या कोई आप में से कोई जानता है? और नहीं जानता तो देखना कितने आसान तरीके से आप सीख जाओगे। कभी सुना है इसको? ओके, जय हिंद। ब्रजेश कुमार, आशा सिंह, त्रिपाठी जी, आशिफ इकबाल। बाबू वो कैब भी करा देंगे, वो कैब भी करा देंगे, ठीक है। कल से मैं क्या करने वाला हूं, अभी प्लान बता दूंगा कि मेरी प्लानिंग क्या है, वो मैं बता देता हूं। अपनी प्रॉब्लम बताओ, हाय हेलो बाद में भी कर लेंगे। देखो मेरी प्लानिंग क्या है, नाउन इन अपोजिशन को होल्ड करते हैं। मेरी प्लानिंग ये है कि डेली आपको रूल ऑफ द डे मिल जाया करेगा। एक ऐसा रूल
जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डेली मतलब हर बार पूछे गए हैं। रूल ऑफ द डे हो गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिल जाएगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, उसके बाद आपको वोकैब के डेली 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, मिसस्पेल्ड सब कुछ होगा। ये रेगुलर जो क्लासेस है ना उससे हटके चीजें होंगी, ये आपको डेली मिलेगा। एक ऐसा रूल जो शायद आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, एक ऐसे वोकैब्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे जिसके चांसेस हो। तो ये चीजें आपको डेली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्या चाहिए जरा बता दीजिएगा। क्लोज टेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ ना आता और आपको हमें 80 प्लस नंबर दिलाना है, ठीक है। कभी किसी को प्रपोज किया है भैया? उमेश जी, हिंदी में प्रपोज किया है या इंग्लिश में प्रपोज किया है? क्लोज टेस्ट नहीं आता, उसकी भी बात करेंगे। क्या बात है, सबकी प्रॉब्लम क्लोज टेस्ट है, सबकी प्रॉब्लम क्लोज टेस्ट है। इट मींस डेली एक क्लोज टेस्ट भी लाना पड़ेगा। इसको मैं ऐड कर लेता हूं। मेरी तरफ से तो आपके लिए ये था कि डेली आपके लिए एक रूल लेके आए जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊं जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वोकैब्स के 5 क्वेश्चन डेली आपको वोकैब्स मिलती रहेगी, और क्लोज टेस्ट आपने बोल दिया वो भी कल से ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन उनको भी ऐड कर लेंगे, फिर ठीक है, फिर आपकी इंग्लिश वीक हो सकती है, ठीक है। ओके, अर्थ में दिक्कत होती है। आपको बताया किसने कि आप मीनिंग करिए किसी भी सेंटेंस का? ये बताया किसने कि आप मीनिंग करिए किसी भी सेंटेंस का? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे अच्छा और एक्यूरेट तरीका तो है किसी भी सेंटेंस का मीनिंग करके उसको सॉल्व करने लगा, लेकिन सबसे टाइम कंज्यूमिंग तरीका है आपको एग्जाम। ये चीजें आपके लिए ठीक है, इनके लिए एग्री हैं आप तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर बाकी बातें करते हैं। अगर इससे आप एग्री हैं तो बता दीजिए ये चीज आपको पसंद है ना। अच्छा, प्रपोजिशन के क्लोज टेस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रपोजिशन के लिए जो हमारी 2-3 ट्रिक्स है ना वो अप्लाई कर लीजिए, बस फायदा हो जाएगा आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो लोग पहले दिन जुड़े, फर्स्ट डे ही है तो आप सब लोगों के लिए क्लास के बाद में चॉकलेट भी होगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए चॉकलेट भी होगी आज। चलो, इससे खुश है ना आप सब लोग? और देखो और भी कोई चीजें अगर आपको खुशियों के लिए चाहिए होंगी तो बता दीजिएगा, ठीक है, मैं उसका भी प्लान कर लूंगा आपके लिए। बात करते हैं इसके अलावा। देखिए, अपनी जो भी क्लासेस होंगी वो बेसिक टू हाई होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले होगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस सेशन होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस सेशन होगा, और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलने वाले होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसलिए ताकि वो 100% आपके एग्जाम में मिल सके, इसकी पूरी गारंटी होगी। तो ये 3 चीजों पर ध्यान देना है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस सेशन होगा, और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर हम लोग चलेंगे हाई लेवल पे, और उसको भी इसी तरह से फॉलो करने वाले हैं। हाई लेवल क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस सेशन, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ये चीजें ध्यान रखनी है। मेरी बात आपको समझ आई? सर ऐसे सिखाए कि सबको इंग्लिश कर सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसी कोशिश करेंगे। देखो, फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे इंप्रूवमेंट हो, चाहे एरर डिटेक्शन हो, क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैब का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी आप टॉपिक की बात करो, अगर आप संजीव सर की क्लास में हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप घर में छोड़ के आइए, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप घर में छोड़ के आइए। अब देखो ये चीजें होगी। इसके अलावा मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं वो है, डेली आपको प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन देंगे, जो कि आपको पीडीएफ में मिलेंगे, या क्लास में नहीं बोलेंगे कि ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? जो एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप है, जो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। वहां से आपको डाउनलोड करके वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। क्लास में तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराएंगे कराएंगे, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दिन में लगभग आपके पास हम कर देंगे 50 क्वेश्चन। डेली आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वोकैब भी इसी में होगी, तो आई थिंक एक दिन के लिए 50 काफी है अभी स्टार्टिंग में, फिर 100 कर देंगे। विद इन 10 to 15 डेज वो क्वेश्चन की संख्या हम 100 कर देंगे। अब अगर खुश हैं तो एक बार लाल पीले चेहरे दिखा दीजिए, जिसे आप लोग इमोजी के नाम से जानते हो। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। डेली हम आपको यहाँ 2 घंटे के लिए मिलेंगे, बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली दोस्त, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और कोई दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ चाहिए? सर ये पेपर टोटल इंग्लिश पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं कि ये इंग्लिश स्पेशल एग्जाम होता है। अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप क्रैक कर जाओगे, अदरवाइज मुश्किल पड़ती है। बाबू इंग्लिश की क्लास है, मतलब नरेशन वॉइस भी करा देंगे आपको, पहले दिन तो सब कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है ना? अच्छा, खुश हुए आप, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट किया जाए फिर। कुछ पूछ लें आपसे या आप लोग हमसे पूछेंगे? आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो, आप पूछ सकते हो। मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीजें पूछने वाला हूं जिससे ये पता लगा सके कि जो क्राउड मेरे पास है, जो जेंट्री मेरे पास है, वो किस टाइप की है, कितना आता है आपको, वो पता करना है। सर ऐसे बताइए कि किसी भी एग्जाम में कर सके। रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती तो मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। बाकी आपको जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है ना, वो हो जाएगी। रोज मॉक लाइए सर। अभी क्या है कि मॉक टेस्ट आज से ही कराने शुरू कर दिए ना, तो इतने डिप्रेशन में चले जाओगे कि बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद मॉक टेस्ट भी करा देंगे, फिर अच्छा रहेगा। साहब मैं पढ़ाने ही आया हूँ यार। चलिए बात करते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा और उनका जवाब आपको देना है। जैसे सिंपल सी एक बात करूं मैं, सब्जेक्ट। बचपन से लेके बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, बहुत इसके क्वेश्चन सॉल्व किए और हर किसी ने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की, हर किसी ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। और शायद मेरी क्लास में जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वो इस सब्जेक्ट के बारे में जानता होगा। क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? देयर इज अ काउ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देयर इज अ काउ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट सिखाया जाता है और वही मैं आपको बता रहा हूं। यह सब्जेक्ट क्या है? हाँ, आज तो इंट्रोडक्शन ले लो। हाँ, इंग्लिश ठीक करवा देंगे बिल्कुल। इसमें सब्जेक्ट क्या है बताइए? आई एम वेटिंग। हाँ, बेसिक से ही है। जवाब आने शुरू हो गए। काऊ बोल रहे हैं नीशू कुशबा, इमरान कह रहे हैं काऊ सब्जेक्ट है, ब्रजेश कुमार कह रहे हैं देयर सब्जेक्ट है, दीप चौधरी कह रहे हैं देयर है, नीतू देयर और काऊ, बस इन्हीं दो में उलझे हुए हो। अब सोचो, खुद से पूछो कि सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है। मैं कुछ भी नया नहीं बताने वाला आपका, मैं कुछ भी ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई रूल है। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। सोचना कितने बेसिक से आप सीख रहे हो। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। और कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला, काम को करने वाला। अब जरा आंख खोल के देखो, इसमें कौन सा काम हो रहा है, जरा बताइएगा। कितना रटते हो आप लोग इंग्लिश ग्रामर को, वो पता चल जाएगा आपको। कितना रटते हो आप लोग इंग्लिश ग्रामर को, वो आपको अभी पता चलेगा। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम को करने वाला। जरा आंख खोल के देखो और बताओ इसमें कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, जरा बताइएगा। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है काऊ। अपनी बात छोड़ो, पहले ये बताओ इसमें काम कौन सा हो रहा है। आप घूम सकते हो, हमें नहीं घुमा सकते आप। सर इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अभी तो सब कह रहे थे देयर होगा, काऊ होगा, अब कह रहे हो सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने वो नहीं पूछा, ये बताओ काम कौन सा हो रहा है। इतना रटा के भेजा जाता है ना आपको कि उससे बाहर निकालने में ही हमें 2-4 घंटे लग जाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ये बात सबके दिमाग में आ गई कि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सबको समझ आ गई। अब सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट है क्यों नहीं इसमें। मैं अभी भी कह रहा हूं इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी नजर में इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्या आपने इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस पढ़ा जिसमें सब्जेक्ट ना हो? इंपरेटिव को छोड़ देना, जाओ पानी ले आओ, चाय ले आओ, खाना बना लो, बर्तन धुल लो, वो छोड़ दो, इंपरेटिव छोड़ दो। इंपरेटिव को छोड़ के क्या कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा लगा जिसमें सब्जेक्ट ना हो? जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होगा, उसकी भी बात कर लेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, आपकी बात का जवाब भी दे देंगे। यहां कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरी चीज, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है और ना ही एक सब्जेक्ट है। ये एक लैंग्वेज है जिसको हमारे ऊपर कोई दे गया है और उसी में हम लोगों को सीखना है। तो देखो, ग्रामर ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस को आप तब तक ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं कर सकते जब तक उसमें सब्जेक्ट ना हो। ध्यान से फिर से सुनो, ग्रामर क्या कहता है? किसी भी सेंटेंस को तब तक आप सही नहीं कह सकते जब तक उसमें सब्जेक्ट ना हो। अब सब्जेक्ट कब होगा? जब काम होगा। तो हम इस तरह से हेयर हुआ, देयर हुआ, इफ हुआ, इस तरह से हम लोग डमी सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। डमी वर्ड जानते हो? डमी क्या होता है? डमी वर्ड जानते हो ना? नकली, डुप्लीकेट, नकली। अब एक तरफ तो कहते हैं कि सब्जेक्ट तब होगा जब काम होगा, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। तो हमने जुगाड़ वाला काम निकाल लिया, डमी सब्जेक्ट यूज कर लिया, दोनों को खुश कर लिया। अब आया समझ में? निगम साहब अभी उसकी भी बात कर लेंगे कि जिसकी बात की जाए वही सब्जेक्ट होता है या नहीं होता, उसको भी देख लेंगे अभी। ये मेरी बात समझ आई कि सब्जेक्ट तभी होगा जब कोई काम होगा, और काम नहीं है तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा, फिर हमें डमी सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो डमी सब्जेक्ट के बारे में सीख गए आप लोग? एक बार जल्दी से जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, कुछ और भी चीजें जो डिस्कस करनी है।
यस अनरियल कह सकते हैं। अनरियल थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात है। अगर आपने अनरियल बात कही है ना तो वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, उसकी बात भी करेंगे आप। फिर से एक्सप्लेन कर दो एग्जैक्टली ये अच्छा लगा हमें सुन के कि फिर से एक्सप्लेन करना है। देखो एक तरफ तो आप सब लोग जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तब होता है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। कर्ता का मतलब है कार्य को करने वाला, किसी काम को करने वाला, ठीक है। अब अगर किसी सेंटेंस में काम नहीं है इसका मतलब वहां सब्जेक्ट नहीं होगा। किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा इसका मतलब वहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमने लिखा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब दोस्तों यहां पे बताओ यहां कोई काम हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई काम हो रहा, और काम नहीं तो सब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस को ग्रामेटिकली जस्टिफाई करने के लिए हम एक डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा डमी सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? डमी सब्जेक्ट। अब आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत? हाँ एक बार फिर से बता दिया, डमी सब्जेक्ट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई हो ही ना, कोई काम हो ही ना रहा हो, लेकिन ग्रामेटिकली फैक्ट को कंप्लीट करना हो, तब हम डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। और देखो यहां पर इसीलिए देयर के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती, बाद में जो इंफॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। इसी जगह हम कह सकते हैं देयर इज अ नॉटी स्टूडेंट इन माई क्लास। तो देखो बाबू यहां पर क्या दिख रहा था आपको? यहां पर जब हमने नॉटी स्टूडेंट यूज किया सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज का यूज कर लिया, यहां प्लूरल था तो आर का यूज कर लिया। अब क्लियर है ना सबको? नहीं जो आपके दिमाग में अभी है ना उसको दिमाग में रहने दो, अभी जो हम सिखा रहे हैं ना उसको सीखने की कोशिश करो। अपना ज्ञान अभी मत निकालो, उसका यूज आप एग्जाम में कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबको समझ आया? सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब एक और चीज जो आपने बोली थी वो बोली थी अनरियल सब्जेक्ट। अनरियल सब्जेक्ट या अनरियल कंडीशन, अनरियल सिचुएशन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डमी सब्जेक्ट क्लियर है? सब्जेक्ट को फाइंड कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करने में कितने लोगों को दिक्कत होती है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करने में कितने लोगों को दिक्कत होती है? जैसे मैं यहां पे बोलूं द कॉस्ट ऑफ माई कोर्सेस इज नॉट वेरी हाई। ये क्वेश्चन पूरा जब हमने सेंटेंस लिख दिया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइंड कर लोगे कि यहां पर सब्जेक्ट ये हो गया, यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर ली। बट यही सेंटेंस अगर 4 लाइन का होता तो आप यकीनन फंस जाते उसमें। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने में कितने लोगों को दिक्कत होती है? एग्जैक्टली आप देखो ज्ञान थोड़ा निकल के आया कि हेयर और देयर साइलेंट सब्जेक्ट होता है जिसे दूसरी लैंग्वेज में डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। सब्जेक्ट को फाइंड करने में कितने लोगों को दिक्कत होती है? मैम अगर आपको ठंड लगे तो एसी बंद कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लगे तो। मुझे होती है, ओके। अमन कह रहे हैं हमें होती है। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताना चाहूंगा और दुनिया के सबसे आसान तरीके हैं वो। भाई इंग्लिश की क्लास में यार इंग्लिश में लिख लिया करो। तो सब्जेक्ट के वो तरीके बता दिए जाए, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करोगे? सब्जेक्ट को फाइंड कर, अच्छा सब्जेक्ट जानते हो ना सब लोग? सब्जेक्ट जानते हो ना सब लोग? सब्जेक्ट होता क्या है वो तो समझ गए ना? चलिए मैं बात करता हूं सब्जेक्ट को फाइंड करने की। देखिए कई सारे तरीके हम लोग अपना लेते हैं, कई सारे तरीके अपनाएंगे। सबसे पहला तरीका सब्जेक्ट को फाइंड करने का, जैसे हमने लिखा था द वैरायटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, द वैरायटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। यहां पर सब्जेक्ट क्या है जरा बताना, फिर अपना लॉजिक बताते हैं। द वैरायटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, यहां सब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब से क्या लिखा होता है उससे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। बच्चा जब पेपर एग्जाम में बैठे होते हो ना तो अच्छों का दिमाग ना एकदम बंद हो जाता है काम करना, तब ये जो रूल्स है ना ये काम नहीं आते, तब वो रूल्स काम नहीं आते, तब ऐसी चीजें चाहिए होती है जो मजाक मजाक में सीखी हो आपने, तो वो मजाक मजाक में हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। अच्छा बताना जरा इसमें सब्जेक्ट क्या है? हाँ हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स, उमेश जी का जवाब आया स्टूडेंट्स, क्या बात है, मन खुश हो गया मेरा। और कुछ लोगों के जवाब चाहेंगे हम? फटाफट जवाब दीजिए, और कुछ लोगों के जवाब चाहेंगे? यहां सब्जेक्ट क्या है उसकी बात करते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। इंडियन स्टूडेंट्स, क्या बात है। दीप चौधरी कह रहे हैं द वैरायटी, ओके, फिर से खुश हुए हम। इमरान कह रहे हैं द वैरायटी, ओके। बाबू वैलेंटाइन निकल गया, प्रपोज मत करिए और मेरी शादी भी हो गई है। मैम ने सुन लिया ना, बहुत मारेंगी। ओके द वैरायटी, हाँ प्रॉब्लम होती है, मैं समझ गया, और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं द वैरायटी।
पूरा ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अपना ज्ञान मत लेके आओ, बस अभी जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो। 50-50 का रेशियो, कुछ स्टूडेंट ने जवाब दे भी दिया, कुछ ने जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये नाउन है, द वैरायटी नाउन है, ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो इंडियन स्टूडेंट्स भी नाउन है, ये भी सब लोग जानते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना किसी को कि इंडियन स्टूडेंट्स तो नाउन है यार, बचपन से ये चीज सीख रहे हो, दा लगा हुआ आर्टिकल है तो ये नाउन ही होगा, तो ये तो सब लोग जानते हैं ना। नहीं, अब तो यार सबको भूल गया, आलिया को भी भूल गए। अब पढ़ लो थोड़ी देर, बाद में बात कर लेंगे। द वैरायटी, अच्छा ये नाउन है और वो भी नाउन है, ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपके जवाब इसलिए चाहिए होते हैं ताकि आपको सिखाया जा सके, आपको रटाया ना जा सके। अगर हम अपनी तरफ से पढ़ाते चले जाएंगे ना तो फिर रट लोगे, और जब आपके जवाब भी हमें मिलेंगे ना तो आप समझ लोगे उन चीजों को। हाँ, ये भी अच्छा लॉजिक है यार, पता नहीं, हो सकता मैम ने भी कोर्स ले रखा हो तो वो बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये नाउन, आप देखो आपके पास ये नाउन 1 आ गया, ये नाउन 2 हो गया, ये आपका हो गया प्रेपोजिशन। ध्यान से समझना, एकदम मैजिकल चीज होगी और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रेपोजिशन हो गया, ये नाउन 1 हो गया, ये नाउन 2 हो गया। आप एक चीज और देख रहे हो कि ये प्रेपोजिशन के लेफ्ट में नाउन है और ये प्रेपोजिशन के राइट में नाउन है। यहां तक तो क्लियर है ना। आपको मिला नाउन 2, आपको मिला नाउन 1, आपको मिला गया प्रेपोजिशन। एक नाउन आपका लेफ्ट में, एक नाउन आपका राइट में। ये चीज क्लियर है ना आपकी, ये चीज क्लियर है ना, यहां तक तो ठीक है। अब देखना, अब अपना असली काम शुरू होगा। हमेशा याद रखो, प्रेपोजिशन के इधर भी नाउन हो, प्रेपोजिशन के उधर भी नाउन हो। जैसे हम इंग्लिश में कहें प्रेपोजिशन के लेफ्ट में भी नाउन हो, प्रेपोजिशन के राइट में भी नाउन हो, तो प्रेपोजिशन के लेफ्ट में जो होता है ना वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के लेफ्ट में जो नाउन होता है वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। इस चीज को नोट कर लो, और अगर पता हो गया, वो सीख गए हो, तो इसके हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 7 चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से। 7 चैप्टर्स। अभी मैं उन चैप्टर्स की बात कर लेता हूं। गेटिंग माई पॉइंट, आपको मेरी बात समझ आ गई। अब सबको पता चल गया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। एग्जैक्टली फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हो। अब सबको पता चल गया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट आपका द वैरायटी है या सब्जेक्ट आपका इंडियन स्टूडेंट्स है। अब तो क्लियर है ना। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए ना सब लोग। इसके 1-2 एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आऊं, इसके 1-2 एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आऊं। 1-2 एग्जाम्पल लाए आपके सामने। चलो 1-2 एग्जाम्पल इनके देखते हैं। भाई अगर ऐसा रिस्पॉन्स दोगे ना तो फिर खुश रहेंगे हम। अपने जवाब जल्दी जल्दी देते जाया करो बस। देखिए एक बार और बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा, द टीचर ये along लिखा हुआ, ठीक है, एक बार फिर से लिख देंगे, along with the students going there। अच्छा बस इतना बता दो, यहां पर is लाओगे या are, या is आएगा या फिर are आएगा, बस इतना काफी होगा। अगर इस रूल को आप समझ गए हो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, और ये देसी कॉन्सेप्ट है, ये आपको कभी किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ना कहीं किताब में इसको वेरीफाई करने चले जाओ आप। हाँ ये भी अच्छा पूछा कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, भैया आज वो भी बताएंगे, बस इसके जस्ट बाद ही बता देंगे। क्योंकि अगर ग्रामर में आपने चेहरे पहचानने सीख लिए ना तो ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगी। इज आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द स्टूडेंट्स या द टीचर। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर या फिर द स्टूडेंट्स। अब हमारे कुछ मासूम से प्यारे से स्टूडेंट्स लेट से जुड़े होंगे, उनको अभी भी दिक्कत होगी कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो उनके लिए मेरे पास एक और तरीका है। क्या वो दूसरा तरीका भी जानना चाहोगे या एक काफी है? दूसरा तरीका भी जानना चाहोगे या फिर एक काफी है? बाबू गौर से देखो, स्टूडेंट्स प्लूरल में लिखा हुआ है और विद आपका प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाला सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट द टीचर है, वो सिंगुलर है, तो इज आना चाहिए। इतना समझ आया? दोस्तों जानबूझ के गलत जवाब देंगे, ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप का पैसा बेकार करते हैं। आर क्यों, आर क्यों लगाना है? द टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? द टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? द टीचर तो सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। चलो अगर ये भी नहीं समझ आए ना तो फिर एक और तरीका ले जाओ। दूसरा तरीका चाहिए ना आपको? गिनती कितनी, 1 2 3 तक गिनती तो आती है ना आपको? 3 तक गिनती तो आती है ना, इतना तो जानते होंगे ना। अच्छा सेकंड ट्रिक चाहिए। नहीं ट्रिक नाम मत दिया करो इन चीजों को, एक्चुअली इंग्लिश में लैंग्वेज में कोई ट्रिक नहीं होती।
दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड लॉजिक पर भी नजर डाल लेते हैं। और ये उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीमली वीक है इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, उनको गिनती केवल 1 2 3 तक सीखनी है। इतना तो मान के चलते, इतना तो यार समझदार हो गए कि 1 2 3 तक तो गिनती जानते ही होगे। अब देखो दूसरा तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस उठाना, कोई भी सेंटेंस उठाना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसका जो पहला वर्ड होता है ना, वही सब्जेक्ट होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठाओ, उसका पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने लिखा आई एम टीचिंग यू, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा इसमें, और वो दिमाग इसलिए घूमेगा क्योंकि आपकी नॉलेज कम हो सकती है। पहला सब्जेक्ट, पहला वर्ड क्या है? आई, और यही क्या है? सब्जेक्ट। एक और लिख दिया हमने, राम एंड श्याम आर नॉटी। यहां पर जो राम और श्याम पेयर है ना, यही आपका क्या है? सब्जेक्ट। तो पहला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। इसको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे, हाँ, जिस तरह द टीचर सिंगुलर था, एग्जैक्टली। इन केस ऑफ प्रपोजिशन वर्ब ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अलोंग विद के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, ये किस ज्ञानी पुरुष ने बता दिया आपको? किसने बता दिया कि अलोंग विद के साथ सिंगुलर वर्ब आती है? मैं कह रहा हूं अपना ज्ञान मत लेके आओ। अभी मेरी चीजें सीखने की कोशिश करो, आपके ज्ञान की भी कद्र करेंगे, आपके ज्ञान को भी हम आपसे सीख लेंगे भाई, लेकिन अभी हमसे सीख लो, ठीक है? इतना समझ आए? ये बात सुनने में अच्छी लगी, कंफ्यूजन करने वाली भी थोड़ी लगी होगी कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठाओ, उसका पहला वर्ड ही कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये चीज सुनने में थोड़ी अच्छी लगी। अरे भाई, अलोंग विद के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं लगता है, अभी उसको जस्टिफाई कर देंगे। देखो, उसको भी जस्टिफाई कर लो। द टीचर्स along with the principal are going to market। तुम्हारा ज्ञान फेल हो गया यहाँ पे। आप कह रहे थे कि along with के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ तो प्लूरल आ गई, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही भी है। अगर आप इसे गलत करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, बट ये गलत नहीं है, ठीक है? अब बताओ, आपका ज्ञान खत्म हो गया यहाँ पे, है ना? क्लास कितनी देर आप पढ़ना चाहोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर पढ़ना चाहोगे? गया ना आपका ज्ञान। इसीलिए कहते हैं अपना ज्ञान अपने पास रखो। अभी सारी चीजें बता देंगे। राम एंड श्याम वाला बताओ, वो भी बता देंगे। राम एंड श्याम वाला भी बता देंगे। राम एंड श्याम वाला भी बता देंगे। अच्छा, ये चीज समझ गए? तो जो हम दूसरा तरीका बता रहे थे कि पहला सब्जेक्ट, पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होगा, यहां देखो वो चीज आपको गलत नजर आएगी। डू यू प्ले हॉकी? अब आप कहोगे क्या काम करते हो सर, यहां तो दूसरा वर्ड हो गया सब्जेक्ट। एक और देखना, वाई डू यू प्ले हॉकी? यहां कहोगे सर ले, अब तो तीसरे नंबर पे चला गया वो, है ना? अभी बोला था फर्स्ट नंबर पे होगा सब्जेक्ट, यहां दूसरे पे आ गया, और यहां कहां आ गया? तीसरे पे। देखा कंफ्यूजन हुई कि नहीं? पढ़ ले, मजे लेने मत आओ। क्लास में मजे नहीं, मजे रामलीला में मिलते हैं, वहां जाओ, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी क्लास में आओगे ना, तो याद करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। वो कैप्स भी याद नहीं करनी पड़ेगी आपको। इसमें दूसरे नंबर पे मिला सब्जेक्ट, इसमें तीसरे नंबर पे मिला। सर ने बोला था फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, तो ये सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव। ये सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। और दोस्तों, इतना तो जानते ही हो कि प्रश्न हमेशा दूसरे या तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं। खुद से तो क्वेश्चन नहीं करते हो, खुद से क्वेश्चन पूछते हो? नहीं, खुद से तो क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन हमेशा दूसरे या तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं। तो देखो भैया, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट कौन है? दूसरे नंबर पे। दूसरे या तीसरे से पूछते हैं, तो इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट क्या है? तीसरे नंबर पे आ गया। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव से, सॉरी, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तो सब्जेक्ट हमेशा आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिलेगा। अगर आपको फर्स्ट नंबर पे नहीं मिल रहा है, तो आपकी लैंग्वेज में कमी है। आप जो स्टेटमेंट बोलते हो वो गलत तरीके से बोलते हो, ठीक है? क्या ये क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है? बहुत अच्छा तरीका है ये, और इसे हम कहेंगे कि हड़प्पा की सभ्यता टाइप का तरीका है, और सबसे सॉलिड तरीका है। लेकिन जितनी देर में आप क्वेश्चन से क्वेश्चन करोगे, उतनी देर में दूसरा स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो सिलेक्शन आपका होगा कि सिलेक्शन उस 4 को सॉल्व करने वाले का होगा? उसका पहले होगा ना, क्योंकि वो स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। मैं ऐसे तरीके निकाल के ला रहा हूँ आपके सामने जिससे टाइम कम लगे। हम आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ नॉलेज आपके पास है,
थी और हमेशा रहेगी, बट आपको वो तरीके चाहिए जो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें, ठीक है। ओके सर, वॉइस में तो सब्जेक्ट लास्ट में होता है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। अभी जितना सीखा उतना समझ आया। अब भाई अगर ये नहीं पता है नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा है, नो नॉट नेवर तो जानते हो ना, नो नॉट नेवर तो जानते हो ना। मम्मी ने बोला जाओ बिटिया बर्तन धुल लो, तुमने बोला नहीं धुलेंगे, नहीं धुलेंगे मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। मम्मी ने बोला जाओ बर्तन धुल लो, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। पापा पूछेंगे क्या बर्तन ही धुलते रहेगी, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बस समझ जाओ ऐसे, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव समझ आया बाबू? एक बार जल्दी से बताओ, कुछ कुछ समझ आया? देखिए जो तरीके आप लोग पहले से ही पढ़ते रहे हो, चाहे यूट्यूब की बात करें या फिर बुक की बात करें या किसी और क्लास में बात करें, उन तरीकों को कभी अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो तरीके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये जो तरीके आपके सामने, ये टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम को बचाएंगे, स्पीड एंड एक्यूरेसी क्लियर होगी। गेटिंग माई पॉइंट? अब एक बच्चे ने बोला था कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, वो एक बड़ा सवाल था और आज का सबसे अच्छा सवाल भी लगा। तो क्या वो चीज़ बता दी जाए कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, नाउन को कैसे पहचानेंगे वो बताया जाए। सब्जेक्ट को फाइन कर लेंगे, मुझे खुशी होगी कि अगर आप सब्जेक्ट को तरीके से फाइन करना सीख जाओगे। अब वो बात करते हैं नाउन की, और एक बात याद रखना कि अगर आपने नाउन को सीख लिया ना, आज तो इंट्रोडक्शन सेशन है, सिर्फ आपके वो चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपने आज तक सीखी नहीं, जो आपके लिए बहुत टफ लगती हैं, जो आपको ऐसी लगती है कि यार इसमें तो मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, इसमें मेरे क्वेश्चन कभी सही हो ही नहीं सकते, वो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने नाउन को सीख लिया तो मान लीजिए 60% ग्रामर आपने कंप्लीट कर ली। कितनी परसेंट? आपने 60% ग्रामर कंप्लीट कर ली। नाउन को पहचानने गे कैसे, नाउन को कैसे हम समझ सकते हैं, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसे आप बोलते क्या हो? जो वर्ड आपके सामने अब मैंने लिखा है, इसे आप बोलते क्या हो, जरा बताइएगा क्या है ये? ADJECTIVE, इसे क्या बोलते हो? इसे हिंदी में लिख के बताना, जरा इसे हिंदी में लिख के बताना। एग्जैक्टली अगर आपके पास टाइम और डेटा बचे तो यूट्यूब की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, विपिन सागर जी, उसको भी बताएंगे अभी, ठीक है, उसको भी बताएंगे। अरे क्लोज टेस्ट भी करवा देंगे भाई, वो भी करवा देंगे। इसको बोलोगे क्या पहले ये बताओ, हमें भी तो पता चले आप लोग कितना जानते हो। सब चुप बैठे हुए हैं। हाँ, हिंदी किसने पूछी इसकी? हमने बोला इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड। और हाँ, कुछ लोग हिंदी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विशेषण। हिंदी तो मैंने पूछी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सब्जेक्ट की विशेषता। भैया ज्ञान नहीं मांगा आपसे, हमने ये पूछा इसको बोलोगे क्या, बस ये बता दो। कुछ कह रहे हैं एडजेक्टिव, कुछ कह रहे हैं ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डी साइलेंट होता है। ओके, बस मैं यही जानना चाहता था। इवन स्टूडेंट्स को छोड़ दो, मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है, इतना प्रेशर डाल के इसको बोलते हैं, एडजेक्टिव ना बोल के इसको बोलेंगे एडजेक्टिव, और इस डा पे, इस डी पे इतना प्रेशर डालते हैं, वही फर्स्ट इंप्रेशन जो बच्चों पे पड़ता है ना, वही नेगेटिव रहता है। तो ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कुछ भी कह सकते हो, बट मेरे प्यारे दोस्तों डी को साइलेंट कर लेना। अच्छे खासे ज्ञान के बाद भी इंटरव्यू में फेल होते हो, प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद भी कई सारे लोगों के बीच में बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। अपने प्रोनाउंसिएशन को अगर सुधार लोगे तो जो मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन है वो 95% एक्यूरेसी के साथ आप हंसी खेल के साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो आज से अगर किसी ने इसको एडजेक्टिव बोला ना, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी माला। इट्स एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो इसका रूल भी समझ लो, चलते चलते रूल भी समझ लो। चलते चलते का मतलब है हम नाउन को पहचानना सिखाएंगे। ए और जे के बीच में जब भी डी आ जाए, ए और जे के बीच में जब भी डी आ जाए तो ये डी साइलेंट होता है। बस में ट्रैवल किया होगा, ट्रेन में जनरल डिब्बे में सफर किया होगा, आपने देखा होगा लोगों से बोलते हो भैया जरा उधर खिसक जाना। कुछ लोग अंग्रेजी झाड़ते हैं, भैया जरा एडजस्ट कर लेना। आजकल मैंने देखा एडजस्ट से ज्यादा लोग एडजस्ट बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो वो एडजस्ट होगा या एडजस्ट होगा, जरा बताएं। अब तो समझ सकते हो ना, ये एडजस्ट होगा, एडजस्ट होगा या एडजस्ट होगा? अब तो समझ गए होंगे ना कि ये एडजस्ट नहीं, ये एडजस्ट होगा, क्योंकि ए और जे के बीच में जब भी डी आएगा तो वो साइलेंट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए ना? हाँ, जो लोग भी डी साइलेंट करके पहले से ही बोलते थे उनको क्लास के बाद में चॉकलेट मिलेगी, और जो नहीं बोलते थे वो उनको भी मिल जाएगी, उनको भी दे देंगे।
इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है? आप ये बताओ मेरी क्लास में कितनी देर तक रुकने के लिए आए हो, पहले ये बताओ। समझ गए ना आप? तो जब भी ऐसे और भी एग्जांपल आपके पास होंगे। एक एडजेसेंट वर्ड होता है, बहुत यूज होता है, कई बार एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, स्टेनो में इसका सिनोनिम पूछा गया है। एग्जैक्टली, इट्स एडजस्ट, इट्स एडजस्ट। ठीक है, तो क्या हम लोग नाउन को पहचानने पे चल सकते हैं? अच्छा, तो आज के टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे, पसंद नहीं आ रहे? ऐसे लोगों को मैं कद्दू राम बोलता हूं, क्योंकि जो चीज सीखनी चाहिए वो सीखते नहीं हो। डायरेक्ट आपको एकदम क्वेश्चन कराना शुरू कर दो, क्लोज टेस्ट, तो बहुत अच्छा है, तब तो बढ़िया है। 2 घंटे रुकने हैं तो रुको, 2 घंटे सिखा के भेजेंगे। ठीक है, चलिए, तो नाउन को पहचानना सीखते हैं। कैसे पहचानेंगे? अगर कोई पुराना स्टूडेंट होगा तो उसको अच्छे से पता भी होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, नाउन को पहचानने के लिए जो बीच में रुकावटें आती हैं वो 2 रुकावटें होती हैं। एक तो होती है मीनिंग, दूसरी आपकी नॉलेज। नाउन को पहचानने में 2 तरीके से आपको दिक्कत होती है। एक तो होती है नॉलेज, दूसरा होता है मीनिंग। मेरे पास दोनों ही तरीके हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तब भी आप इस नाउन को पहचान सकते हो, आपके पास मीनिंग है या नहीं है तब भी आप उस नाउन को पहचान सकते हो। अच्छा, मेरे हाथ में ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है? मेरे हाथ में क्या है, क्या दिख रहा है आपको? आप सबका जवाब आएगा मार्कर। क्या जवाब आएगा? मार्कर। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आप सब लोग कहोगे सेलफोन या स्मार्टफोन। मोबाइल मत बोल देना भैया, इसको क्या बोलेंगे? सेलफोन या स्मार्टफोन बोल देंगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? इसे भी आप कह सकते हो कि ये चार्जर होगा, क्योंकि आप लोग ज्ञानी है भाई, आप लोगों को पता है ये क्या हो गया, चार्जर हो गया। मेरे हाथ में ये आपको क्या दिख रही है? वॉच। क्या हो गई? वॉच। ये आपको क्या दिख रहा है? मेरा हाथ। क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? मेरा ईयर। ये आपको मेरी क्या दिख रही है? नोज। अच्छा, इनमें से जो भी चीजें इनको आप टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये जितनी भी चीजें आपको मार्कर की बात करी, सेलफोन की बात की, चार्जर की बात करी, वॉच की बात की, हैंड, ईयर, नोज की बात करी, या फिर हम इस स्मार्ट बोर्ड की बात कर दें, इनको आप टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इनको आप टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? फटाफट जवाब दो, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। जिस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पे एक्टिव रहते हो ना, किसी से बात करते हो, उसी तरह यहां भी एक्टिव रहा करो। टच कर सकते हो? तो दुनिया में हर वो चीज जिसको हम टच कर सके वो नाउन है। ज्यादा उछलना मत, थोड़ा सा रुक के सोचना इस चीज को, कंफ्यूजन भी हो सकती है अगर जल्दी से समझने की कोशिश करोगे। दुनिया में हर वो चीज जिसको हम टच कर सके वो क्या है? वो नाउन है। कुछ भी ले लो। कभी आपने बचपन में शरारतें की होगी, पड़ोसी की घंटी बजा के चले होंगे, डोरबेल बजा के भागे होंगे, उसको भी टच किया ना, नाउन है। मम्मी ने कभी आपको चप्पल, झाड़ू, बेलन सबसे पीटा होगा। जिन चीजों को आप टच कर सको वो हर चीज आपके लिए क्या है? नाउन। ये एक पॉइंट आपको समझ आया? ये पॉइंट, हाँ, हैंड भी, हेयर भी, ईयर भी, नोज भी, नेक भी, जो भी चीज, मोटरसाइकिल वो उसको भी टच कर सकते हो, साइकिल को भी टच कर सकते हो, बाइक तो एक ही बात होगी, कार को भी टच कर सकते हो, या फिर हम अपने स्मार्टफोन की बात करें टच कर सकते हो, चार्जर की बात करें टच कर सकते हो। दुनिया में हर वो चीज जिसको आप टच कर सके वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। समझ आया? हाँ, जिसको टच कर सके वो नाउन है। इतना समझ आया? अब देखो, जो ज्ञानी स्टूडेंट होंगे, जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा, वो पता क्या कहेंगे? सर समझ में तो आ गया लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत है। स्काई भी तो नाउन है, दुनिया में किसी ने टच नहीं किया उसको। ऑनेस्टी भी तो नाउन है, किसी ने उसको टच नहीं किया। ब्रेवरी भी तो नाउन है, किसी ने उसको टच नहीं किया। ब्यूटी भी तो नाउन है, किसी ने उसको टच नहीं किया। नॉलेज भी तो नाउन है, किसी ने इसको टच नहीं किया। कैसे नाउन हो गए? यहां पर आएगी ना कंफ्यूजन। पानी को तो टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी को तो हम टच कर सकते हैं, उसको तो टच कर सकते हैं, बट जिन चीजों को हमने कभी भी टच नहीं किया वो कैसे नाउन हो गई? स्काई कभी टच नहीं किया, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, नॉलेज कभी टच नहीं किया, तो ये चीजें कैसे नाउन हो गई? ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में है या नहीं है? ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में है या नहीं है? हाँ, आपका एटीट्यूड भी नाउन है भैया, एटीट्यूड भी नाउन है। अब ज्ञानी पुरुष निकल के आएंगे बाहर, समझ में आएगा सबको। हाँ साहब, फायर भी नाउन है। पहले मेरी बात का जवाब दो, एग्जाम्पल नहीं पूछे हमने आपसे। भाई जिस दिन आग ने छू लिया ना उस दिन बहुत बुरा होगा आपके साथ, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल ना दो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ने भी टच कर लिया ना तो बहुत मुश्किल आएगी। देखिए, बात कर रहे थे नाउन को पहचानने की। किसकी बात कर रहे थे? नाउन को पहचानने की। हमने आपसे बोला दुनिया में हर वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो वो चीज होती है नाउन। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिर भी
थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ सकते हैं। अगर आपने किसी की ईमानदारी को देखा, किसी की ईमानदारी को फील किया, ठीक है, अगर किसी की ईमानदारी को आपने देखा तो सबसे पहले मन से आवाज पता क्या आती है? यार कितने ईमानदार हो तुम, तुम्हारी ईमानदारी दिल को छू गई। टच किया। किसी की बहादुरी को देखा, वो भी टच किया। ब्यूटी, भाई सुंदर होता है वो दिल में बस ही जाता है, तो वो तो अपना नाता है उससे, ठीक है। नॉलेज, अब कई सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर हम नहीं कहते कि आप इतना दिमाग लगाओ, आप इस तरह का दिमाग लगाओ, ये हम कभी नहीं कहने की कोशिश करेंगे। इसका जो शानदार तरीका है वो देख लो। हमेशा याद रखो, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में टी बाई आता है, आर बाई हो, जीई हो, सीई हो, ई आर हो, ओ आर हो, ए आर हो, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों ने बात की थी टी यू डी ई की, उसके बाद एन ई डबल एस आ जाए, डी ओ एम आ जाए, ठीक है, टी एच आ जाए। ये वर्ड अगर आपके आते हैं तो ये 100% आपके होते हैं नाउन। इसके अलावा आपकी फेसबुक पर होने वाली फ्रेंडशिप, आपके स्टेशन वेकेशन फाउंडेशन, ये सारी चीजें भी किसके अंतर्गत आ जाती है? नाउन के अंतर्गत आ जाती है। तो टी बाई का एग्जाम्पल हमने ले लिया ब्यूटी, अब आपका इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में आ जाएगा, आपका ड्यूटी भी इसी में आ जाएगा। आर बाई से हमने ले लिया ब्रेवरी, ब्रेवरी से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी आई जाएंगी। जीई में नॉलेज, एडवाइस आ जाएगा। ई आर में वाटर टीचर होगा। ओ आर में डॉक्टर कर सकते हो, ए आर में अल्टर कर सकते हो। टीयूडी में मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड, नेस में काइंडनेस, डीओएम में किंगडम, फ्रीडम, टीएच में ग्रोथ कर सकते हो, शिप में फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप कर सकते हो, टीआई में कुछ भी कर सकते हो। इसमें एक और चीज हम जोड़ देते हैं, वो है मैनेजमेंट, ठीक है, सैक्रामेंट, ये सारी चीजें आपकी नाउन होती है। तो इस तरीके से भी आप 100% किसी भी वर्ड को पहचान सकते हो। रह गया स्काई, क्या रह गया? आसमान रह गया। तो कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ सकती है। 90% अगर हम आपका काम आसान कर रहे हैं तो 10% चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब अगर किसी को दिक्कत हो, इतने वर्ड लर्न कैसे करेंगे? वाह, गजब का क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन, नाम क्या आपका? ANDN, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मूवी आई थी बहुत पहले, बॉर्डर, उसके किसी एक या दो एक्टर के नाम आपको याद है? ANDN, एक मूवी आई थी बॉर्डर, उसमें किसी एक या दो एक्टर के नाम आपको पता है? बताओ, नाम पता है कि नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? बोलो, चुप क्यों हो गए? मैंने कभी बोला आपको कि आपको लर्न करना है? भाई थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। हर किसी के पास जाते हो, इंग्लिश मजबूत करा दो, लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ के करना क्या है, ये किसी ने बताया आपको? कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सनी, सुनील सब याद है, क्यों? इंटरेस्ट है उसमें। क्यों याद है? इंटरेस्ट है उसमें। आलिया भट्ट अपने बारे में एक सिंगल वर्ड बोल देना, याद हो जाएगा। क्यों? इंटरेस्ट बहुत है। इसमें भी अगर इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप चीजें तैयार हो जाती हैं, अपने आप तैयार हो जाती है। इंटरेस्ट लेवल क्रिएट करना है आपको, इंटरेस्ट लेवल क्रिएट करना है, समझ रहे हो ना? इंटरेस्ट लेवल नहीं लाओगे ना तो कभी नहीं। और ये जो इंग्लिश आपको सिखा रहे ना, ये जो इंग्लिश मैं आपको सिखा रहा हूं ना, इस तरह से, इतने सिंपल से शायद ही कोई आपको सिखाए, क्योंकि मेरे पास हर तरह के लॉजिक्स हैं। जो स्टूडेंट पढ़ा लिखा है उसके लिए भी लॉजिक है, जो स्टूडेंट पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी इंग्लिश वीक है, उसके लिए भी लॉजिक है, जिसको लगता है कि वो कभी नहीं सीख सकता उसके लिए भी लॉजिक है, जिसको लगता है कि वो अपनी चीजों को बहुत आसानी से सीख जाएगा उसके लिए भी लॉजिक है। समझ गए ना? तो मैं ये नहीं कहता कि मूवीज में आप एक्टर और एक्ट्रेसेस को याद रखो, मैं सिर्फ ये कहता हूं जिस काम को करो इतनी इंटरेस्ट के साथ करो कि वो काम काम ना लगे। वो काम आपको काम नहीं लगना चाहिए, ये क्लास आपको ये नहीं लगनी चाहिए यहाँ मैं कुछ सीखने आया हूँ, यहाँ मैं मजे लेने आया हूँ। बस ये दिमाग में रखो कि भाई हंसी खेल में इतनी चीजें सीख जाएंगे जो कभी नहीं सीखी। इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, समझ गए ना? इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे तो ना मुझे मजा आएगा और ना आपको मजा आएगा। और ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऐसे शानदार तरीके बता दूंगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, ठीक है? ओके अनुज भैया, समझ गए ना? मैं ये नहीं कहता आप मेरी इंग्लिश में इंटरेस्ट लो, आप लाइफ की हर चीज में इंटरेस्ट लो, लेकिन जब पर्टिकुलर टाइम पे एक काम करो तो उसे पूरे मन से करो, ये ध्यान रखो। उस काम को पूरे मन से करो, ये ध्यान रखो। समझ गए ना? ठीक है? और आपकी कोई भी प्रॉब्लम, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, जो भी चीजें आपको मिलने वाली है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको मेरा नाम पता है? सबको सबको नाम पता है ना मेरा? मेरा नाम है संजीव राठौर, संजीव राठौर।
आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अगर आप जल्दी पहुंचाना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में हम 100% हमेशा आपके साथ हैं, हर कमेंट का जवाब देंगे। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हो। संजीव राठौर, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, कुछ भी यूज करो, कहीं भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, टेस्टिट्यूड भी नाउन है सर। चलो अच्छा, कुछ और चीजें डिस्कस की जाए आपके साथ, कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस की जाए। कुछ और चीजों की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, मैंने शुरुआत की थी नाउन इन अपोजिशन से और 1 घंटा हो गया मैं नाउन इन अपोजिशन नहीं बता पाया। आई थिंक अब नाउन बता दिया तो आपको मैं नाउन इन अपोजिशन भी बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि नाउन इन अपोजिशन से हर साल स्टेनो में 5 क्वेश्चन मिले हैं। नाउन इन अपोजिशन के हर साल स्टेनो में 5 क्वेश्चन मिले हैं और इसकी ट्रिक मैंने आपको इतनी अच्छे से बता दी अभी कि आपको ये 5 या 50 क्वेश्चन भी आ जाए ना, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, नाउन इन अपोजिशन होता क्या है? हमने लिखा राम माई बेस्ट फ्रेंड, राम माई बेस्ट फ्रेंड, यू माई लवली स्टूडेंट्स, यू माई लवली स्टूडेंट्स। जरा गौर से इस चीज को समझना। मैंने पहले लिखा राम, उसके बाद हमने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड, हमने लिखा यू, हमने लिखा माई लवली स्टूडेंट्स। तो राम का ही तो डिटेल दिया है ये नाम, राम का ही तो डिटेल दिया है। यहां देखो, यू का ही तो डिटेल दिया है, यू का ही तो डिटेल दिया है। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन का डिटेल हम कॉमा फॉर्मेट में लिख दें तो उसे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। जरा बताना, यहां वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल? यहां सिंगुलर या प्लूरल, क्या आएगा? समझ गए नाउन इन अपोजिशन? नाउन इन अपोजिशन समझ रहे हो? नाउन इन अपोजिशन समझ में आया या नहीं? बोलो भाई, एक्टिव कम रहते हो आप लोग, कमेंट कम करते हो। कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा फिर। नाउन इन अपोजिशन समझ आ गया आपको? जल्दी जवाब दो, क्या हुआ? कहां गए? कमेंट्स कहां से लगे भाई आपके? चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। ये तो हो गया नाउन इन अपोजिशन। अब मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया था जिनकी आपको जरूरत भी रहती है, जिनकी आपको क्या रहती है? जरूरत भी रहती है। जैसे वर्ब के बारे में जानना थोड़ा सा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये 7 चैप्टर्स को। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, फिर आपके लिए मैं वो जो बेसिक चीजें हैं वो मैं बता दूं कि अगर आपने किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया, देखो सब्जेक्ट अगर पहचान लिया, अगर वो सब्जेक्ट आपका नाउन है तो आगे आने वाले सेंटेंस में उस नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, उस नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अगर आपने उस सब्जेक्ट को पहचान लिया तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। अगर उसको हमने पहचान लिया तो इसके साथ किस तरह का एडजेक्टिव यूज करना है वो भी हम पहचान सकते हैं, उसे भी हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा जब हम उसका एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो ये भी हम पहचान सकते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट की जानकारी है तो 90% ग्रामर में कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास, और अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है तो कॉन्फिडेंस से बहुत सारे काम आपके कंप्लीट हो सकते हैं, बहुत सारे काम आप कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। तो नाउन को मतलब सब्जेक्ट को पहचानने पे इसलिए फोकस किया। मैम एक बार कमेंट बॉक्स नहीं शो हो रहे यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया था और वो चला गया। तो अगर आपने नाउन को सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां तक समझ गए ना? मेरी बात आपको समझ आए? अभी आपके कमेंट देख लेंगे हम, अभी हम आपके कमेंट्स देख लेंगे, ठीक है। देखो अगर नाउन मान लो सब्जेक्ट को आपने पहचानना सीख लिया तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज भी आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। एग्जांपल से समझते हैं फिर आपकी बाकी बातें देखते हैं।
जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर राम एंड श्याम के बारे में बता दो, कोई विनीत करके भैया थे, राम एंड श्याम, ओके थैंक यू, आर माई बेस्ट फ्रेंड। राम एंड श्याम आर माई बेस्ट फ्रेंड। सबको पता है कि यहाँ पर राम एंड श्याम सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है आप लोग बता सकते हो, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल? आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे बट अब दिखने लग गए। राम एंड श्याम के बारे में पूछा था कि राम एंड श्याम वाला समझा दीजिए। तो जो राम एंड श्याम आपको दिख रहा है ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। ये तो बात सब लोग जानते ही हैं कि केवल राम को तो हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एंड जुड़ा हुआ है, एंड लगा हुआ है। अगर हम राम को केवल सब्जेक्ट बना देंगे तो फिर एंड श्याम क्या हो जाएगा? ये दोनों एक ही हैं। एक का मतलब क्या है? एक पेयर ऑफ वर्ड है और पेयर ऑफ वर्ड भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इतनी चीज क्लियर हुई आपको? इतनी चीज क्लियर हुई? प्लूरल है। ये चीज प्लूरल है, ठीक है? हाँ प्लूरल है, प्लूरल है बिल्कुल, ठीक है। अब जब ये प्लूरल है, अब इसके लिए कोई अगर आप प्रोनाउन यूज करो, इसके लिए राम एंड श्याम के लिए ही यूज करोगे या दे यूज करोगे? आप क्या करोगे? दे रीड विद मी। ये चीज आपने कैसे समझी, कैसे सीखी कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो उसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी हमने कैसा यूज किया? प्लूरल यूज किया। देखो दोस्तों, इसके लिए आने वाली वर्ब भी कैसे यूज की? प्लूरल यूज की। इसके लिए अदर कोई वर्ड यूज करते वो भी कैसे यूज करते? प्लूरल यूज करते। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वो चीज होती है जो पूरे सेंटेंस को चलाने का काम करता है। सब्जेक्ट वो चीज होती है जो पूरे सेंटेंस को चलाने का काम करता है। वो समझ गए ना? ठीक है। तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई। सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत पता क्या होती है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम वर्ब का यूज कर दें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सब्जेक्ट कहीं और हो, वर्ब कहीं और हो, वहां पर दिक्कत होती है। सबको दिक्कत होती होगी, मैं मानता हूं, सबको दिक्कत होती होगी, मैं मानता हूं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज जो आप सीखना चाहो, और भी कोई चीज जो आप सीखना चाहो? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक चीज और। सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं वो नाउन के होते हैं और वर्ब के होते हैं, प्रोनाउन के होते हैं। नाउन का भी आपका सिंगुलर प्लूरल होता है। इनके तो आपने इतने सारे रूल्स पढ़ रखे हैं, वो भी मैं नाउन में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि कल आपको नाउन पढ़ाने वाले हैं। कल आपको हम क्या पढ़ाएंगे? नाउन। नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। इसी तरह वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, ये बात भी सब लोग जानते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। ये बात भी आप सब लोग जानते हैं। इनमें से दिक्कत किसमें आती है? नाउन के सिंगुलर प्लूरल के ढेर सारे रूल्स हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। वर्ब के सिंगुलर प्लूरल आते हैं, इनके भी रूल्स हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। प्रोनाउन के कोई रूल नहीं है, तो इनमें से किसके सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत आती है? थैंक यू क्लास के बाद बोलिएगा, ठीक है? थैंक यू क्लास के बाद बोलिएगा। अच्छा, इस तीन में से किसके सिंगुलर प्लूरल में आपको दिक्कत आती है? पढ़ा तो हम अपने अकॉर्डिंग ही रहे हैं भाई, बट आपकी प्रॉब्लम्स को जानना बहुत जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम्स पता होंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको सिखाना, आपको सिखाना आसान हो जाएगा। जल्दी से बताओ किसके वर्ब के सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत होती है? चलिए मैं तीनों के आपको एक बार बता देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। नाउन के तो सिंगुलर प्लूरल आप जानते हो, जनरली एस लगा के उसका प्लूरल बना लेते हैं। तो देखो वर्ब का सिंगुलर प्लूरल सीखो एक बार। वर्ब का सिंगुलर प्लूरल सीखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें भी मेरे पास सरल तरीका भी है, उस तरीके से आप इनको आसानी से मेमोराइज कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। अच्छा, सब लोग जानते हैं इज कैसा है? सिंगुलर। सब जानते हो वॉज कैसा है? सिंगुलर। सब जानते हो हैज कैसा है? सिंगुलर। सब लोग जानते हो डज कैसा है? सिंगुलर। सब लोग जानते हो इसी तरह रीड्स भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। अब अगर हमें इज का प्लूरल बनाना हो तो क्या हो जाएगा? आर। वॉज का प्लूरल बनाना हो क्या हो जाएगा? वर। हैज का प्लूरल बनाना हो क्या हो जाएगा? हैव। डज का प्लूरल बनाना हो क्या हो जाएगा? डू। रीड्स का प्लूरल बनाना हो क्या हो जाएगा? रीड। यहां से एक बात निकल के आती है कि जिस वर्ब में एस या यस लगी हो वो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर। जिस वर्ब में एस या यस ना लगी हो वो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। इसको नया रूल मत समझो, इसे ऐसे समझो। बचपन से जानते हो इज कैसा है? सिंगुलर। क्यों? एस लगा हुआ है। बचपन से जानते हो वॉच कैसा है? सिंगुलर। क्यों? एस लगा हुआ है। बचपन से जानते हो हैज कैसा है? सिंगुलर। क्यों?
एस लगा हुआ है, बचपन से जानते हो डज कैसा है, सिंगुलर, क्यों? ईएस लगा हुआ है, बचपन से जानते हो रीड्स कैसा है, सिंगुलर, क्यों? एस लगा। तो जिस वर्ब में एस या यस लगी होती है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। फर्क इतना है कि इस वॉज हैज डज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ लिए जाते हैं। समझ गए? समझ गए या नहीं? एक बार बताओ जल्दी से। अपने वो लाल पीले चेहरे दिखा दिया करो, तब हमें ज्यादा खुशी होती है। अपने लाल पीले चेहरे दिखा दिया करो, तब हमें ज्यादा खुशी होती है। अब देखो, उधर ऐसे आई एस नहीं लगी है तो वो प्लूरल है, इधर ऐसे आई एस लगी है तो वो सिंगुलर है। अभी पूछ लेंगे एक दो चीजें आपसे, अभी एक दो क्वेश्चन इसके पूछ लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अगर आप चाहो सिंगुलर को भी अपने नए तरीके से याद रख सकते हो। सिंगुलर जब आप बोल रहे हो तो ऐसा साउंड आता है कि हम सिंगल की बात करते हैं, और सिंगल का मतलब क्या? अकेला। अकेला मतलब जो अकेला है वो सिंगुलर है, बस इसको भी याद रख सकते हो। आई के साथ हैव क्यों था? थोड़ी सी लंबी कहानी है, बोर ना हो तो बताया जाए कि आई प्लूरल है या सिंगुलर है। थोड़ी सी लंबी कहानी है। दुनिया का हर सवाल इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो कोई ग्रामर का क्वेश्चन हो या कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। आई वाली कहानी सुनना चाहोगे? उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देंगे? आई सिंगुलर या प्लूरल, इसका जवाब दे दो, फिर मैं उस कहानी तक आपको लेके चलता हूं, यकीनन मजा आएगा आपको। आई सिंगुलर या प्लूरल? विल में एस नहीं लगता है, अच्छा विल्स कर दोगे। विल्स एक कंपनी हुआ करती थी जो अब बंद हो चुकी है, क्योंकि उसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो मॉडल वर्ब होती है, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। आई बताओ, आई सिंगुलर या प्लूरल? पहले आई की बात करो तो आई को डिस्कस कर लेते हैं, फिर विल की बात कर लेंगे। आई सिंगुलर है या प्लूरल? अपने क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते हो। हैविंग पार्टिसिपल है, ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे, वो जेरन भी मिल जाएगा आपको। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। कुछ लोग कह रहे हैं कि आई सिंगुलर है, कुछ लोग कह रहे हैं, अगर आप कहते हो कि आई सिंगुलर है तो आई के साथ डू क्यों लगाते हो? सोचने वाली बात है। आई के साथ हैव क्यों लगाते हो? क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल क्यों लगा ली? और आप कहोगे सर वो प्लूरल है, तो हम कहेंगे फिर आई के साथ वाज क्यों लगाते हो? हम दोनों तरफ से आपको फंसा लेंगे, इसीलिए बोला था थोड़ी लंबी और थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। थोड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है, समझना चाहोगे इस प्रॉब्लम को? अब कुछ लोग कह रहे हैं दोनों ही है मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे। समझना चाहोगे इस चीज को? आई सिंगुलर है या प्लूरल, ऐसे समझना चाहोगे? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो या नहीं? नहीं, दोनों नहीं है वो। आई सिंगुलर है, सिंगुलर था और सिंगुलर रहेगा। आई का मतलब आप अपने लिए यूज करते हो। शीशे में खड़े होकर देखो, आप अकेले दिख रहे हो, दो चार लोग आपके साथ भी दिख रहे हैं। आप अकेले दिख रहे हो शीशे में या दो चार लोग आपके साथ दिख रहे हैं? आप तो अकेले दिखोगे ना, इट मीन्स आप सिंगुलर हो, आई सिंगुलर हो। कुछ नहीं तो वो भट्ट गवार जो बताओ वो सीखना नहीं है, अपनी नई नई चीजें लेके चले आओगे। चलिए आई के बारे में समझते हैं। आई वो सबसे बड़ी पजल है ये इंग्लिश ग्रामर की। कुछ कहते हैं कि आई सिंगुलर है, कुछ कहते हैं कि आई प्लूरल है, और कुछ कहते हैं कि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है। सिंपल सी एक बात है, अगर आप महाराष्ट्र में चले जाओ, हम तो कभी नहीं गए, वहां पर बहुत सारे लोग माँ को आई बोलते हैं। किसको? माँ को आई बोलते हैं। मतलब माँ तो एक ही होती है, माँ तो एक ही होती है, और जो एक है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। वो तो एक इमोशनल एग्जाम्पल आपको दे दिया, बट आई का मतलब है एक पर्सन के लिए यूज होता है। ये आई किसके लिए यूज होता है? एक पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर था और सिंगुलर रहेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? आप कहोगे अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हैव क्यों आता है? अगर ये सिंगुलर है इसके साथ डू क्यों आता है? अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों यूज करते हैं? और आप कहोगे सर ये प्लूरल है, तब भी आपको कोई भी फंसा लेगा, फिर कहेंगे कि आई के साथ वॉज क्यों आता है। तो ये सबसे बड़ी पहेली है। अब सुनो, इसका रीजन जानना चाहोगे सब लोग? मजा आ रहा है ना? इसका रीजन जानना चाहोगे ना? और यही रीजन के बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, सिंगुलर प्लूरल दोनों उसको छोड़ो, सिंगुलर प्लूरल दोनों उसको छोड़ो। अब सुनना, अच्छा जब भी कोई टीचर आपको नरेशन पढ़ाया करता होगा तो एक चीज आपको बताते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तीनों चीजें आपको बताई जाती हैं कि नहीं बताई जाती? ये कब बताई जाती है? जब आप नरेशन पढ़ते हो। फर्स्ट पर्सन में आपको बताया जाता है आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में आपको बताया जाता है यू, योर और योर्स। थर्ड पर्सन में दुनिया की बाकी सब चीजें, जो भी बच गया, दुनिया की बाकी सब चीजें।
फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जो भी बच गया वो आपका थर्ड पर्सन है, जिसमें आपका ही आ जाएगा, जिसमें आपका सी आ जाएगा, आपका इट आ जाएगा, कोई नाम चलाए, किसी का नाम आ जाए, ठीक है, कोई अकेला व्यक्ति हो, कोई अकेली चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी थर्ड पर्सन में। ये चीज़ तो जानते हो ना आप लोग, ये चीज़ जानते हो ना। फर्स्ट पर्सन को याद रखने में दिक्कत तो नहीं होती ना, इसका भी कोई तरीका निकाल के बताएं। इसको याद करने में दिक्कत तो नहीं होती ना, इसका भी कोई तरीका बताया जाए आपको। क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सभी प्रॉब्लम्स के देसी सॉल्यूशन भी है मेरे पास। हर प्रॉब्लम का देसी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर किसी को दिक्कत होती है फर्स्ट पर्सन को याद करने में, तो ऐसे याद रखो, आई आप अपने लिए यूज करते हो, माई का यूज भी आप अपने लिए ही करते हो, मी का यूज भी आप अपने लिए ही करते हो, माइन का यूज भी आप अपने लिए ही करते हो, वी का यूज भी आप तब करते हो जब आप खुद उसमें इंक्लूड होते हो, आवर का यूज भी आप तब करते हो जब आप खुद उसमें इंक्लूड होते हो, और अस का यूज भी आप तब करते हो जब आप खुद उसमें इंक्लूड होते हो। तो हर वो चीज जो आपसे रिलेटेड हो वो फर्स्ट पर्सन है, और ये रहा सेकंड पर्सन यू, उसकी फैमिली, और दुनिया में बाकी जो भी बचा ना वो सब थर्ड पर्सन हो गया। ये पर्सन तो याद हो गए ना, ये पर्सन तो याद हो गए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अब चलते हैं इसकी असली कहानी पे कि आई है क्या, आई के साथ प्लूरल वर्ब आती क्यों है। समझ गए ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो, थोड़ा जल्दी बोलो। नहीं होती है, ओके। और किसी का कोई दिक्कत तो नहीं आती फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में? क्योंकि अब एक क्वेश्चन का जवाब हमें आपसे चाहिए होगा, और उस क्वेश्चन के बाद ही आपका क्लियर हो जाएगा कि आई सिंगुलर है तो उसके साथ हैव और डू क्यों आता है। अच्छा, एक छोटी सी बात जो आपसे पूछनी जरूरी है, सिंगुलर वर्ब का यूज आप किसके साथ करते हो? सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, इसका जवाब दीजिए। सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, जरा बताइए। बहुत आसान लग रहा होगा ना, देखना कितने सारे लोग इसका गलत जवाब देंगे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, न फर्स्ट में था न सेकंड में था, बाकी फर्स्ट और सेकंड के अलावा जो बचा था वो थर्ड हो गया था। थोड़ी कंसंट्रेशन की कमी है आपके अंदर। सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है बताओ, जवाब आप ही लोग देंगे। अरे पागलो, आई के साथ नहीं होता है, पहले ध्यान से सवाल समझो फिर जवाब दो। दे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जिस दिन ये लाइन सीखी होगी ना, उसी दिन इंग्लिश पे कुल्हाड़ी मार दी थी, और उसी दिन ये लिख दिया था शास्त्रों में कि आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। क्योंकि बचपन से ये चीज 95% बुक्स में भी गलत लिखी हुई है, 95% बुक्स में गलत लिखी हुई है, और टीचर बुक से पढ़ के आपको पढ़ा देते हैं, तो इट मींस 95% इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो गलत चल रहे हैं। क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाता है कि सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, तो आपका जवाब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा ज्ञानी महापुरुष बन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा या तो चुप बैठ जाओ, नहीं तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन होगा अगर ब्लॉक करने का, मैं ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप दे नहीं रहे हो, आप अपने सवाल दिए जा रहे हो। अभी मैं इंट्रोडक्शन में एक एक चीज तो क्लियर करने दो, मी क्या है, माइन क्या है, वो सब बता देंगे। माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। आप कहोगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। जब आपको चीजें पता ना हो तो जो सिखाया जाए उसको प्यार से सीखने की कोशिश किया करो, ठीक है। अभी भी सही जवाब नहीं है। आपसे जब भी पूछा गया कि सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करते हैं, आपने जवाब क्या दिया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यही जवाब दिया कि नहीं दिया? इवन आप किसी टीचर से भी पूछ लीजिएगा, जब भी आप पूछेंगे कि सर ये बताइए सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, या तो वो तमाचा मार देगा आपको, या आपका मजाक बनाएगा। आप क्या पूछ रहे हो यार, पागल हो गए हो, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसके लिए टाइम है, वो ऐसे ही करेगा। लेकिन नहीं पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक वीक है। आपसे पूछा गया सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, आपने जवाब दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये गलत बात है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। सही जवाब पता है क्या होता है इसका? सही जवाब जानना चाहोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ खुराफाती लोग भी आ चुके हैं अपनी क्लास में, कुछ लोग लेट से जुड़े हैं ना, तो वो अपना ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगुलर वर्ब का यूज आप किसके साथ करते हो, तो जवाब होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मेरी बात समझ आई आपको? एक बार जल्दी से बताइएगा। कभी भी ये नहीं बोलोगे कि सिंगुलर वर्ब का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज हम किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये चीज समझ आई? सिंगुलर नंबर, अपने ज्ञान अपने पास रखो, पहले ये सुनो, ये मत बताओ ही सी दे, उसमें भी फंस जाओगे फिर आप।
किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कौन कौन से? आप ही लोग बताओ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कौन कौन से? अभी एग्जांपल देंगे, पहले बताओ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कौन कौन से? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में भैया इससे ज्यादा सिंपल वे में मैं नहीं समझा सकता, मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि जिस चीज को आप 20 साल में नहीं सीख पाए हो ना, वो मैं 20 मिनट में नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि आप सीखना भी नहीं चाहते हो। सबसे पहले आप अपने ज्ञान का यूज करते हो, उसके बाद अपने ज्ञान में जब पूरी तरह फेल हो जाते हो तब दूसरे की तरफ ध्यान दो, हाँ अब बताओ सर, आप सीखेंगे हम, तो वो चीजें ऐसी नहीं चल पाएंगी। ठीक है, फिर से सुनो, आपसे पूछा जाता है सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ करते हो? आपका जवाब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यहीं पर गलत कर लेते हो। सही जवाब क्या होता है? आप सिंगुलर वर्ब का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब देखो वो पर्सन मैंने इसीलिए लिख रखे थे, इसीलिए मैंने लिख रखे थे, जो थर्ड पर्सन है ना, दुनिया की बाकी सब चीजें उसमें ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, सब कुछ दे भी आ जाएगा, लेकिन क्या दे थर्ड पर्सन सिंगुलर है या दे थर्ड पर्सन प्लूरल है? दे तो थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, तो सिंगुलर वर्ब का यूज हम किसके साथ करेंगे? ही के साथ कर लेंगे, सी के साथ कर लेंगे, इट के साथ कर लेंगे, किसी का नाम आ जाए उसके साथ कर लेंगे, ठीक है, कोई अकेला पर्सन आ जाए उसके साथ कर लेंगे। तो इन सब चीजों के साथ हम किसका यूज कर लेंगे? सिंगुलर। दे आपका क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? कुछ समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? एक बार जल्दी से बताओ, फिर एग्जांपल दिए जाए, फिर एग्जांपल के साथ बताएं। हाँ, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, पूरी बात बोला करो, अधूरा बोलोगे अधूरा ज्ञान होगा। और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, तो जो लिटिल नॉलेज होती है ना वो डेंजरस है, वही है आपके साथ। नॉलेज आपके पास है लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। आपको ये पता था सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, लेकिन पूरी बात नहीं पता थी और इसीलिए गलत करते थे। अब देखना, आई सिंगुलर है ये तो जानते हो ना, आई सिंगुलर है ये तो जानते हो ना, आई के साथ हैव क्यों आता है समझ गए कि नहीं समझे? आई के साथ डू क्यों आता है ये बात जान गए कि नहीं जाने? सिंगुलर वर्ब का यूज हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। आई सिंगुलर तो है लेकिन पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इतना समझ आया? ये बात आपको समझ आई या नहीं? एक बार बताइए। कुछ तो ऐसा लगता है कि मम्मी ने बोल दिया जाओ आलू ले आओ, आलू लेने चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कहते हैं दोबारा बता दो। कुछ लड़कियों से मम्मी कहती हैं जाओ बर्तन मांज लो जाकर, बर्तन मांजने जाती है, उठ के आई दोबारा बताओ। ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? दोबारा से वीडियो को देखना, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लिटिल नॉलेज से पहले लिटिल होगा, ठीक है? अब फिर से समझो इस चीज को, फिर से समझो, क्योंकि आप लोग मतलब एकदम भट्ट गवार टाइप के लग रहे हो। मैं देखिए, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए ऐसे लिखेंगे तब समझ आएगा। इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब इसका फैक्ट क्या है उसको देख लो। इसका फैक्ट ये है, सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम, कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति के साथ होता है। भैया अब इससे ज्यादा छोटी चीज नहीं कर सकते। मैंने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में ये लाइन पहली बार लिखी है बोर्ड पे, अदरवाइज बोल के ही समझ जाते थे। अब एक और कहानी रह गई है, वो है फिर आई के साथ वॉच क्यों आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, ये समझ आया? पहले इसकी बात बताओ, फिर वही एक चीज और रह गई है कि आई के साथ वॉच क्यों आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी बना लो, इसको खुद सीखोगे सबको सिखा दोगे, ठीक है? ओके, जल्दी से एक बार जल्दी से बताइए, आई के साथ प्लूरल वर्ब क्यों आती है? पता चल गया ना? हाँ, अभी हम बता देंगे आई के साथ वॉच क्यों आता है, वर्क कब कंडीशन में आता है, वो सारी चीजें बता देंगे। अभी वो सारी चीजें अभी बता देंगे। पहले इतना जो लिखा है वो समझ आया? आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, बट वो अधूरा ज्ञान है आपके पास। ज्ञानी लोगों की कमी भी नहीं है। अब समझ आ गया? अभी भी कुछ गए हैं बर्तन धुलने, आएंगे फिर से समझाओ।
अभी भी कुछ गए होंगे बर्तन धुलने, समझ गए ना। तो आई के साथ प्लूरल वर्ब इसलिए लगाते हैं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का यूज हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अब रही बात एक और कहानी, वो लास्ट कहानी आज की होगी, फिर आई के साथ वॉज क्यों आता है। हालांकि आई ने कसम नहीं खाई है कि आई के साथ केवल वॉज ही आएगा, आई के साथ हम वर्ब का यूज भी कर लेते हैं, आई के साथ वर्ब का यूज भी होता है। ये वाला कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। आई के साथ वॉज भी आता है, आई के साथ वर्ब भी आता है, दोनों ही कंडीशन आती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगाते हो, क्या एम किसी और के साथ लगाया कभी? आई के अलावा एम किसी और के साथ लगाया क्या? स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा है सर, छोटा करने की जरूरत क्या है स्क्रीन को। आई के साथ एम आता है प्रेजेंट में, क्या किसी और के साथ एम लगाया आपने, बताओ। अच्छा स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है, ओ क्या बोलते हो भाई कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा आई के साथ वॉज भी आता है, खुशी की बात है, आई के साथ वर्ब भी आता है, खुशी की बात है, आई के साथ एम आता है, एम किसी और के साथ लगाया? एम कभी किसी के साथ नहीं लगाते भैया। आई आप किसके लिए यूज करते हो? अपने लिए, अपने अकेले के लिए। आप यूनिक पर्सन हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई और नहीं हो सकता, आपकी डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं हो सकती। साइंस कहता है कि एक जैसे मैं हूं ना, मेरे जैसे 7 लोग और कहीं होंगे, एक जैसे 7 लोग इस दुनिया, लेकिन मेरे जैसी आवाज किसी की नहीं होगी। चलो आवाज मिल भी गई तो जो हाइट मेरी है वो नहीं होगी किसी की, चलो हाइट भी मिल गई तो शायद जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने आप में यूनिक, वो अपने आप में यूनिक। तो आई हमेशा यूनिक होता है, उसके लिए तो हमने यूनिक वर्ब एम यूज कर ली। आई हमेशा यूनिक होता है, उसके लिए यूनिक वर्ब एम यूज कर ली। अब आई के साथ वर्ब भी आता है, कैसी कंडीशन में? अभी पिछले दिनों शादी का सीजन चल रहा था, बढ़िया माहौल बन रहा था, शादियां हो रही थी, लोग आ जा रहे थे, खाने पीने जा रहे थे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप गए हो शादी में और स्टेज में, लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्टेज पे लड़का सुंदर दिखाओ या लड़की सुंदर दिखी हो तो मन हुआ कभी यार काश आज मेरी शादी होती? कभी फीलिंग आई है ये, काश आज मेरी शादी होती? मतलब वो काश क्या कह रहा है? वो काश आपसे कहलवा रहा है फास्ट डिजायर। वो काश आपसे कहलवा रहा है फास्ट डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा, जो उस टाइम पूरी नहीं हो सकती लेकिन फ्यूचर में कई बार पूरी हो सकती है। आप कई शादियां कर सकते हो, है ना, ऐसा करिएगा मत। फ्यूचर में तो वो चीज आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन जिस टाइम आपका मन हुआ उस टाइम वो चीज पूरी ना हो तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, या कहते हैं फास्ट डिजायर। जैसे आपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना और अच्छा लगा तो आपके मन में आता काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। आप उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते लेकिन फ्यूचर में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, उसे हम कहेंगे फास्ट डिजायर। और फास्ट डिजायर के लिए आई के साथ किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं। ये समझ आया? जब कोई तीव्र इच्छा हो, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यहां हम तीव्र इच्छा की बात कर रहे हैं। समझ आया ना, समझ आया ना। तो आई के साथ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और आई के साथ वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसलिए आता है क्योंकि आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम आता है, जो बिल्कुल यूनिक है, किसी और के साथ नहीं आता। इसी तरह से इसको भी यूनिक बनाने के लिए यूज किया गया है, इसको भी यूनिक बनाने के लिए यूज किया गया। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी सीख लो, आप अगर मेरा नाम लोगे ना इंग्लिश में, हिंदी में तो एक ही तरह से बोलोगे, संजीव सर। लेकिन अगर अंग्रेज बिल्कुल भी अंग्रेजी जानता ना, वो तो जानता ही होगा, कुछ भी ना जानता हो, फिर भी वो मेरे नाम को बोलेगा श्याम जी, ऐसे ही बोलेगा। आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, कितनी भी अंग्रेजी आप जानते हो, आप सचिन तेंदुलकर का प्रोनाउंसिएशन सचिन तेंदुलकर ही करोगे। बट एक अंग्रेज की बात करें तो वो प्रोनाउंसिएशन क्या करेगा? सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही करता है, क्योंकि उनकी ये लैंग्वेज है और उसे उन्होंने यूनिक बना रखा है अपने टंग से, अपने लॉजिक से, अपनी कुछ बोलने चालने के तरीकों से। तो आई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूनिक था, एम लगा लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूनिक बनाया, वॉज लगा लिया, बाकी इसके साथ वर्ब भी आता है। कभी कसम खा के ये नहीं कहा गया कि इसके साथ हमेशा वॉज या वर्ब ही आएगा। बताइए, सारी चीजें क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत? पास्ट के अनकंडीशनल की हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, मैं किसी टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। फिर या तो मैं रात में नींद नहीं आएगी या फिर मेरा खाना खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज को बिल्कुल क्लियर करके चलना है। सर मैम को बुला दीजिएगा, क्लास खत्म करेंगे। ओके, समझ गए ना? तो आज जो भी आपने सीखा वो इनकम्प्लीट नहीं था, और मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो इसी तरह की नॉलेज आपको याद आएगी, इसी तरह की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आज एक सिंगल रूल मैंने नहीं बोला, एक सिंगल रूल नहीं सिखाया, लेकिन सिखा बहुत कुछ दिया। एक सिंगल चीज में ये नहीं बोला इसको याद कर लेना, लेकिन आसान बहुत लगा होगा।
आसान लगा, सिंपल लगा, इजी लगा, तो इसी तरह की चीजों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जितने लोग आज जुड़े हुए हैं वो सभी 1 या 2 लोगों को सजेस्ट करेंगे अपने इस स्टेनोग्राफर के बैच के बारे में। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी रिश्तेदारी में कोई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो उसको भी सजेस्ट करिए अपनी क्लासेस, क्योंकि अगर इंग्लिश आप कहीं से भी नहीं सीखे हो तो यहाँ आप 100% सीख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो, जो भी हमारी क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करिए और अपने आप को फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।